तो शाहिद स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम शॉर्ट नोट्स जो होता है क्विक रिवीजन उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 800 से 1200 के मध्य जो था उत्तर भारत के इतिहास पढ़ेंगे। 800 से 1200 के मध्य उत्तर भारत का इतिहास पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कौन, त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या था त्रिपक्षीय संघर्ष, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में जो था 3 शासक थे, 3 क्षेत्र के शासक थे। पहला गुर्जर प्रतिहार, देखिए पहला गुर्जर प्रतिहार शासक के थे, फिर राष्ट्रकूट और फिर पाल। देखिए, तो त्रिपक्षीय संघर्ष इसलिए कहा जाता है कि ये तीनों एक दूसरे में लड़ते रहते थे। और लड़ते थे किस लिए, तो आपको बता दें, तो ये लड़ते थे ये कन्नौज जो क्षेत्र था इसको जीतने के लिए। तो सवाल पूछ सकता है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल शासकों के मध्य जो हुआ था, यह किस लिए लड़ गए थे, तीनों किस लिए लड़ रहे थे, तो कन्नौज को लेकर। इनके मध्य जो कितने वर्षों तक इनके मध्य, तीनों के मध्य युद्ध चला था, तो यह युद्ध चला था लगभग 100 वर्षों तक युद्ध चला। और बाद में आता है कि इसका अंतिम विजय कौन था, यानी कौन जीता था। तो अगर बात की जाए जीतने के क्रम में, तो वो था गुर्जर प्रतिहार शासक आखिर विजय हुए थे। चलिए अब पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार के बारे में। गुर्जर प्रतिहार के बारे में बात की जाए तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है वो है नागभट्ट प्रथम, जो 730 ईस्वी में इन्होंने अपनी गद्दी पर बैठा था। इन्होंने अपनी राजधानी भीनमाल को बनाया था, अपनी राजधानी भीनमाल को बनाया। अब देखिए, त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ। अगर बात की जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन ऐसा शासक था जिसके समय त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था, तो वो थे वत्स्य राज। वत्स्य राज के समय गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसके समय त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। क्या सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वो कौन शासक था जो त्रिकोणीय संघर्ष में, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, तो वत्स्य राज। अब अगला है कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था वो कौन था। देख रहे हैं सवाल क्या कह रहा है कि जब मोहम्मद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था, राज्यपाल था, राज्यपाल था। चलिए अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट को पढ़ने से पहले देखते हैं इसका बारे में। इसका संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इसने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी, मान्यखेत। मान्यखेत में अपनी राजधानी रखी थी। अब देखिए, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट का कौन शासक करवाया था, तो वो था कृष्ण प्रथम। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, कृष्ण प्रथम ने। अब अगला है कि राष्ट्रकूट जो वंश था इसका अंतिम शासक कौन है। अंतिम शासक है कर्क द्वितीय। राष्ट्रकूट का अंतिम शासक कौन है, कर्क द्वितीय। राष्ट्रकूट का अंतिम शासक कर्क द्वितीय है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग पाल वंश। अब देखिए, पाल वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, पाल वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो गोपाल, जिन्होंने जो गद्दी पर कब बैठे थे, 750 ईस्वी। अब अगला है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, धर्मपाल ने। अब एक सवाल यहाँ पर ये पूछ सकता है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वह कहाँ पर स्थित है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किस शासक ने किया था, धर्मपाल ने। और वह किस वंश का शासक था, तो वह शासक था पाल वंश का। किस वंश का शासक था, पाल वंश का शासक था। अगला सवाल क्या पूछ सकता है कि जो पाल वंश का अंतिम शासक था वो कौन था, तो पाल वंश का जो अंतिम शासक था वो था गोपाल। पाल वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल जो है पाल वंश के अंतिम संस्थापक है, अंतिम शासक है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी।
अब देखिए इस संदर्भ में कह सकते हैं कि जो भारत था, तो इस पर भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी जैसे 3 महत्वपूर्ण मुस्लिम आक्रमणकारी हैं। जैसे हैं पहला नंबर पाए जाते हैं मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम हो गए, मोहम्मद गजनवी हो गए और मोहम्मद गौरी। ये 3 आक्रमणकारी भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों में फेमस है। देखिए अगर बात की जाए कि भारत पर मुस्लिम का आक्रमण तो वह 712 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था। लेकिन अगर सत्ता की बात की जाए, सत्ता की कि मतलब भारत में मुस्लिम का शासन स्थापित कब हुआ, शासन व्यवस्था, तो 1206 ईस्वी में आप जानते हैं कि जो गुलाम वंश का संस्थापक जानते हैं ना आप, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने क्या किया था, भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित किया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी के बारे में बात की जाती है तो देखिए महमूद गजनवी जो था, इसका जो शासन था, शासन कब से कब था, 998 से 1030 ईस्वी तक था शासनकाल। अब बात करते हैं कि गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। सवाल यहाँ पर पूछ सकता है कि जो महमूद गजनवी था वो किसका पुत्र था, तो सुबुक्तगीन, यानी मोहम्मद गजनवी के पिता का नाम क्या था, सुबुक्तगीन। और मोहम्मद गजनवी के जो पिता थे वो कहाँ के शासक थे, गजनी। गजनी जो था एक प्रांत है, कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। गजनी एक प्रांत है जो अफगानिस्तान में स्थित है। अब देखिए सवाल यहाँ पर उठ सकता है कि भारत पर मोहम्मद गजनवी ने कितने बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। अब देखिए 1027 ईस्वी में के मध्य, मतलब कि जैसे 1000 ईस्वी से प्रारंभ किया था और 1027 ईस्वी तक इसने, यानी 27 साल में इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता था, जो मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल होता उससे खजाना को क्या करना था, इनको लेना था, खजाना लूटना था, क्योंकि एक तरह से दूसरे क्षेत्र से आए हुए लोग थे। अब देखिए जो आपको बताते हैं कि भारत में इसने क्या किया था कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। जो सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। और इसने कब किया था आक्रमण, 1026 ईस्वी में किया था। और इसका यह आक्रमण था कौन, तो इसका 16वां आक्रमण जो था, इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। किसने, महमूद गजनवी ने भारत पर कब आक्रमण किया था, मतलब कि सोमनाथ मंदिर पर, तो 1026 ईस्वी में इसका 16वां आक्रमण था। अब देखिए यहाँ पर सवाल है कि इसके दरबार में कुछ महत्वपूर्ण जो थे क्या, मतलब दरबारी कवि हुआ करते थे, जिसमें से फेमस अगर देखा जाए तो अलबरूनी, देख लीजिए यही पर आता है अलबरूनी। देखिए अलबरूनी जो था, इसकी पुस्तक का नाम क्या है, किताबुल हिंद। सवाल पूछ सकता है कि किताबुल हिंद का लेखक कौन है, अलबरूनी है। और अलबरूनी जो था वो किसका दरबारी कवि था, तो मोहम्मद गजनवी का। किसका, मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि था। कौन, अलबरूनी। उसके बाद था एक उतबी। अब देखिए एक और था उतबी, इसने क्या लिखा था, किताबुल यामिनी। ये किताबुल यामिनी का लेखक कौन है, उतबी है। अब देखिए अगला है फिरदौसी, जिसने शाहनामा की लिखी। शाहनामा का लेखक कौन है, उतबी है। शाहनामा का लेखक कौन है, उतबी है। और इसके दरबार में एक और शासक रहा, एक और कवि रहते थे बैहाकी, जिसने तारीख ए सुबुक्तगीन नामक पुस्तक लिखी थी। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग मोहम्मद मोहम्मद गौरी। इसका रोल प्ले बढ़िया है। ये इसके बारे में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आप कंपटीशन लाइन में गए हैं, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाए, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप देख रहे हैं, देखिए मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी
यह गोर प्रांत का शासक था। गोर प्रांत कहने का अर्थ क्या होता है कि वहाँ का जो राज्य था उसका नाम था गोर, वो गोर प्रांत का शासक था। अब देखिए गोर प्रांत का शासक होने के संदर्भ में प्रथम आक्रमण कब किया था मोहम्मद गौरी ने? 1175 ईस्वी में आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। और यहीं पर अगला दूसरा सवाल है कि गुजरात आक्रमण, मोहम्मद गौरी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया था तो उस समय शासक कौन थे? भीम द्वितीय है, जिसे मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है। और इसी में इन्होंने ही क्या किया था, मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में पराजित किया था। तो सवाल यह पूछ सकता है कि गुजरात पर जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था तो वहाँ के कौन शासक थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था? तो वो थे मूलराज द्वितीय, जिन्होंने हराया था इनको। समझ रहे हैं ना? 1178 ईस्वी में। और यहीं पर आता है आपको कि प्रमुख युद्ध। तो देखिए प्रमुख युद्ध के बारे में बात की जाए, जैसे मैं आपको देखा देते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध किन के मध्य लड़ा जाता है? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। कब? 1191 ईस्वी में। और इसमें कौन विजय होते हैं? तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाता है। लेकिन पुनः फिर 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो युद्ध होता है वो चंदावर का युद्ध। किसके मध्य हुआ था? तो यह मोहम्मद गौरी और चंदावर शासक के मध्य हुआ था, जिसमें चंदावर के जो शासक थे वो जयचंद थे। जयचंद हार गए थे। अगला हम लोग देखिए, अब अगला हम बता देते हैं आपको कि अगर आगे पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1412, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526। यानी अगर आपको आगे पढ़ना है तो कमेंट कर सकते हैं और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।